अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7th सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 9 जो कि हमारे साथ रिसोर्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम लेक्चर को कंटिन्यू करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की शुरुआत हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसे कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से क्या मुराद है, इसको आगे स्लाइड्स में डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की। ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स इज़ द सेट ऑफ पीपल हु मेक अप द वर्क फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस सेक्टर, इंडस्ट्री और इकानमी इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स से मुराद लोगों का एक मजमूआ जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है या बिजनेस सेक्टर में काम करते हो या इंडस्ट्री या किसी भी इकानमी सेक्टर में जो है वो काम कर रहे हो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको सर अंजाम देते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से क्या मुराद है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से मुराद ये है कि लोगों का वो मजमूआ जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है और ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जितने भी गोल्स होते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव या गोल्स को अचीव करने के लिए वो जो प्लानिंग करते हैं, ठीक है, वो जो ऑर्गेनाइजिंग करते हैं स्टेप्स को, और इसी तरह से जो मुख्तलिफ प्रोसीजर होते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करते हैं और इसी तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको कंप्लीट करने में अपना एक इम्पोर्टेंट अहम किरदार प्ले करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, टारगेटिंग and controlling of the procurement, development, compensation, integration and maintenance separation of human resources to the end that organizational and social objectives are accomplished is called human resource management। वही बातें हैं जो कि मैंने आपको स्टार्ट में अभी बताई कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से मुराद ये है कि ये हमारे साथ मैनेजमेंट की एक ऐसी किस्म है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हमारे साथ जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, लोगों पर मुश्तमिल जो एक ग्रुप होता है, तो उनके ज़रिए हम क्या करते हैं? अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए हम इन लोगों के ज़रिए जो प्लानिंग करते हैं, जो प्रोसेसेस को किस तरीके से हमने आगे जो है पहुंचाना है, किस तरीके से हमने मुख्तलिफ स्टेप्स को जो है फॉलो करने हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हम जो प्लानिंग करते हैं इन लोगों से या ग्रुप ऑफ पीपल से, तो इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर। इसी तरह से अगर हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की मैं बात करूं, तो ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड टू हेल्थ केयर कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल स्टाफ responsible for public and individual health intervention is called human resource management in health care। ठीक है। मतलब इसका ये है कि हेल्थ केयर में हमारे साथ जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, तो इससे मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो मुख्तलिफ़ किस्म के क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल स्टाफ होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये होती है कि वो अपने जो पब्लिक और जो उनके पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनकी सेहत के हवाले से ऐसे स्टेप्स ले जिससे उनकी सेहत जो है वो क्या हो, इम्प्रूव हो जाए, उसमें बेहतरी आ जाए, तो इसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर कहते हैं। ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सर्विसेज आर एफिशिएंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, क्लिनिशियन एंड पेशेंट। ठीक है। इसी तरह से जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं हेल्थ केयर सेटिंग में, तो इनका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपनी जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें उन सर्विसेज की यकीन दहानी करानी होती है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, क्लिनिशियन और पेशेंट के लिए उन्होंने क्या किए होते हैं, जो स्टाफ होता है जो कि हेल्थ केयर सिस्टम में काम कर रहे होते हैं उनको दी सौंपी हुई होती है। ठीक है। तो ये
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ख़ास जिम्मेदारी होती है जो कि वो हेल्थ केयर सिस्टम में सर अंजाम देते हैं। ठीक है, द पॉलिसीज़ एनेक्टेड बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स सपोर्ट फैसिलिटी गोल्स एंड हेल्प इंश्योर क्वालिटी केयर। ठीक है, इसी तरह से जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम के जो पॉलिसीज़ होते हैं, जो प्रिंसिपल्स रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ने क्या करना होता है, अपने अंडर काम करने वाले जो हेल्थ केयर स्टाफ होते हैं, ठीक है, उन पर इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, ताकि वो हेल्थ केयर स्टाफ जो है, वो हेल्थ केयर मेंबर जो है, वो क्या करे, इन पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने क्लाइंट को क्या करे, केयर प्रोवाइड करे। तो इससे क्लाइंट की जो केयर है उसमें भी बेहतरी आएगी और इसी तरह से जो क्वालिटी ऑफ केयर है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर हम स्टाफ मैनेजमेंट की बात करें तो स्टाफ मैनेजमेंट से मुराद ये है कि ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टाफ रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम की जो स्टाफ रिक्वायरमेंट होती है, तो उस स्टाफ रिक्वायरमेंट को हम फुलफ़िल करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो करते हैं या जो प्लानिंग हम करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टाफ मैनेजमेंट कहते हैं। रिक्रूटिंग एंड देन मैनेजिंग ऑफ स्टाफ इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, और ये ज़िम्मेदारी भी किसकी होती है, ये ज़िम्मेदारी भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की होती है, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होते हैं इनका जो मेन काम होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो नीड्स होते हैं उस पर नज़र रखना होता है, उसको मॉनिटर करना होता है और उस नीड्स को जो है फुलफ़िल करना होता है इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, इश्यूज़ फेस बाय ह्यूमन रिसोर्स इन स्टाफ मैनेजमेंट इज़, अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उनको जो स्टाफ मैनेजमेंट में जो इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ एब्सेंटिज़म आता है और दूसरे नंबर पर हमारे साथ टर्नओवर आता है। एब्सेंटिज़म से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो उस एम्प्लॉयज़ के लिए सूटेबल नहीं होता, या वो एम्प्लॉयज़ जो है वहाँ पर जो है एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते, लेकिन मजबूरी की वजह से वो वहाँ पर जो है अपनी जो सर्विसेज होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट ना होने की वजह से और मजबूरी की वजह से, काम करने की वजह से वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एब्सेंटीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एब्सेंटिज़म कहते हैं। और टर्नओवर से मुराद ये है कि एक एम्प्लॉय है उस पर जो है आपने सारा काम का जो मलबा है वो डाल दिया है, उस पर जो है आपने सारा काम करने का जो लोड है सिर्फ एक एम्प्लॉय पर जो है वो डाल दिया, जिसकी वजह से उस एम्प्लॉय पर जो है उस काम का बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो काम करने की एबिलिटीज़ है वो भी मुतासिर होती है और वो फिर जो है एक काम पर फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से उनके जो स्किल्स है वो भी क्या होते हैं, वो भी मुतासिर हो जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको टर्नओवर कहते हैं। सो इन दो इश्यूज़ को आगे डिटेल के साथ अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एब्सेंटिज़म की। एब्सेंटिज़म की अगर रीज़न्स की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ पर्सनल इलनेस और इंजरी आती है। अगर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, उनको कोई बीमारी लाहक हुई है या कोई इंजरी जो है खुदा ना ख्वास्ता आई हो, ऐसी इंजरी आई हो जिसकी वजह से उनको जो है 1 महीना 2 महीने जो है वो बेड रेस्ट करना पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो है फिर एब्सेंटिज़म होती है। इसी तरह से एक एम्प्लॉय है उस पर फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आ गई है। ठीक है, बच्चों को पालना, बीवी को पालना, इसी तरह से घर की जिम्मेदारियां हो गई, इसी तरह से फिर ख़ानदान के साथ जो है इंटरेक्शन में रहना, उनके साथ कनेक्शन में रहना, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसका ख्याल रखना, तो ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाती है एक बंदे पर, जिसको मैनेज करना और पूरा करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और वो टेंशन में होते हैं। तो इस वजह से वो ज़्यादा एब्सेंटीज़ करने लगते हैं। इसके अलावा कोई ट्रांसपोर्टेशन का मसला हो, ठीक है, आने जाने का मसला हो, एक बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा फासले पर है अपने हॉस्पिटल से, ठीक है, जिसकी वजह से उनको जो है रोज़ आना जाना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस वजह से भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा एब्सेंटीज़ करते हैं। ठीक है, या अनरिलायबल ऑटोमोबाइल्स हो, ठीक है, जो सर्विसेज है ट्रांसपोर्टेशन के वो अनरिलायबल है। ठीक है, तो इस वजह से जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या करते हैं, एब्सेंटिज़म का शिकार होते हैं। इसी तरह से
रीज़न ऑफ एब्सेंटिज़म में अगर मज़ीद इसके रीज़न की हम बात करें तो एक तो जॉब इटसेल्फ है। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको कहा कि एक बंदा है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है जहां का जो एनवायरनमेंट है वो सूटेबल नहीं है या एडजस्टेबल नहीं है, वो उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मजबूरी से वो वहां पर काम कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो एम्प्लॉय जो है वो फिर ज़्यादा छुट्टियाँ करेगा और कम जो है टाइम देगा अपने जॉब को। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस हो गए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही, ठीक है, सपोर्टिव रोल प्ले नहीं कर रही, तो इस वजह से भी एम्प्लॉयज़ जो है मुतासिर होते हैं और वो फिर इंटरेस्ट नहीं लेते जॉब में। इसके अलावा सुपरविजन हो गई, ठीक है, लेबर मार्केट्स हो गए और जो एब्सेंस कल्चर है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आदतन जो है छुट्टियाँ करते रहते हैं। तो ये मुख्तलिफ रीज़न है एब्सेंटिज़म के, ठीक है। अब एब्सेंटिज़म को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, एब्सेंटीज़ को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, तो इसके लिए मंदरजा झेल इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें पहले नंबर पर इज़ एब्सेंटिज़म इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल नर्सेज। क्या एब्सेंटिज़म या जो एब्सेंटीज़ है ये तमाम नर्सेज एक जैसी कर रही है, बराबर जो है ऑल नर्सेज जो है एब्सेंटीज़ कर रहे हैं, या नर्सिंग स्टाफ में कुछ नर्सिंग स्टाफ जो है वो एब्सेंटीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसको सबसे पहले हमने देखना होता है, इज़ कंपेरिजन टू अदर यूनिट्स डज योर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव अ हाई एब्सेंटिज़म रेट। इसी तरह से दूसरे हॉस्पिटल यूनिट्स को कंपेयर करते हुए ये देखना होता है कि हाँ आया जो एक यूनिट है वो दूसरे यूनिट के बनिस्बत ज़्यादा वहाँ पर जो है एब्सेंटीज़ हो रही है। आर मोस्ट एब्सेंस ऑफ शॉर्ट और लॉन्ग ड्यूरेशन, और जो लोग एब्सेंस कर रही है या छुट्टियां कर रहे हैं क्या वो एक हफ्ते पर मुश्तमिल छुट्टी करते हैं या एक महीने पर मुश्तमिल छुट्टी करते हैं या मुसलसल वो छुट्टियां कर रहे हैं, इसको देखना होता है। इसके अलावा डज द एब्सेंटिज़म हैव अ कंसिस्टेंट पैटर्न, और क्या ये जो एब्सेंटिज़म हो रही है, जो छुट्टियाँ पेशेंट या जो नर्स स्टाफ कर रहे हैं, ठीक है, ये एक ख़ास पैटर्न में कर रहे हैं, ठीक है या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से एब्सेंटिज़म की जाती है उसको हम क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं। अदर एब्सेंटिज़म मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज दैट अ नर्स मैनेजर माइट कंसीडर इंक्लूड enriching the staff nurse job by increasing its responsibility, variety and challenges, ठीक है। एब्सेंटिज़म को मैनेज करने के लिए जो दूसरे तरीके हैं जो कि नर्स मैनेजर को करने चाहिए वो ये है कि नर्स मैनेजर को चाहिए कि वो अपने स्टाफ नर्स के जो जॉब है उसमें उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है या जो चैलेंजेस होती है उसको बढ़ाए, जिसकी वजह से फिर स्टाफ नर्स पर क्या होगी, जिम्मेदारियां होगी और वो उस जिम्मेदारियों को पूरा किए बगैर जो है वो छुट्टी नहीं कर सकते। इसी तरह से रिड्यूसिंग जॉब स्ट्रेस, जॉब के हवाले से लोगों पर जो स्ट्रेस होता है, लोग जो टेंशन में होते हैं, तो अगर उसको हम रिड्यूस करें तो इससे फिर स्टाफ नर्सेस के लिए जो है आसानी पैदा होगी और उनका जो है फिर दिल लगेगा हॉस्पिटल में काम करने में, बाय प्रोवाइडिंग टाइमली एंड मोर कंक्रीट इंफॉर्मेशन। इसी तरह से क्रिएटिंग अ नॉर्म ऑफ एक्सीलेंट अटेंडेंस बाय एम्फेसाइजिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नर्स नॉट कमिंग टू वर्क, ठीक है। इसी तरह से एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पर जो अटेंडेंट होते हैं जो डेली बेस पर आते हैं, ठीक है, और अपने जो अटेंडेंस है उसको मुकम्मल रखते हैं, तो उनको जो है एक ख़ास किस्म की रिस्पेक्ट देना, उनको जो है अप्रिशिएट करना, ये एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए दूसरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी मोटिवेट होते हैं और वो भी फिर क्या करते हैं, अपनी ड्यूटी में जो है वो फिर दिल लगाते हैं, ठीक है। एनहांसिंग एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इसी तरह से जो है ये ऐलान करना कि जिन लोगों के जो ड्यूटी है वो कंटिन्यूसली आएंगे और छुट्टियां नहीं करेंगे तो उनको जो है उनको रिवार्ड्स दिए जाएंगे, तो इससे भी एब्सेंटिज़म का जो शरह है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इसके अलावा इम्प्रूविंग कोवर्कर रिलेशन, और स्टाफ नर्सेस के साथ जो कोवर्कर्स होते हैं अगर उनके साथ उनका रिलेशन इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, काम करने वाला रिलेशन हो, ठीक है, और एक्स्ट्रा रिलेशन ना हो या ऐसे रिलेशन ना हो जिसकी वजह से जो स्टाफ मेंबर्स है वो डिस्टर्ब हो, ठीक है, या वो मुतासिर हो, उनका जो काम करने का तरीका है वो मुतासिर हो, तो इस तरह के रिलेशंस को
जो है हम क्या करें, इसको हम डिस्करेज करें और जो कोवर्कर रिलेशन है उसको हम इम्प्रूव करें, तो इससे भी एब्सेंटिज़म का जो शरह है उसमें कमी आ जाएगी। ट्राई टू सेलेक्ट एम्प्लॉयज़ हु विल बी सेटिस्फाई विद एंड कमिटेड टू देयर जॉब। ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो है हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेलेक्ट करें जो कि अपने जॉब से सेटिस्फाई हो और वो अपने जॉब के साथ उन्होंने कमिटमेंट की हो, ठीक है, जिम्मेदारी के साथ वो अपनी जॉब करते हो। इसी तरह से बीइंग अ गुड रोल मॉडल बाय रेयरली टेकिंग सिक डेज, ठीक है, एक गुड रोल मॉडल के तौर पर जो है अपने आप को पेश करना। इसी तरह से डिस्कसिंग द एम्प्लॉय अटेंडेंस ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू, और इसी तरह से जो गुड स्टाफ अटेंडेंट होते हैं जो कि डेली बेस पर आते हैं, अपनी अटेंडेंस को उन्होंने कंप्लीट रखी होती है, तो उनको जो है दूसरे लोगों के सामने अप्रिशिएट करना, उनको जो है इनाम से नवाजना, इसी तरह से उनको इनकरेज करना दूसरे लोगों के सामने। तो इससे ये होता है कि जो छुट्टी करने वाले लोग होते हैं तो वो भी मुतासिर होते हैं और वो भी फिर मोटिवेट होते हैं, और इसी तरह से जो छुट्टी करने की शरह है उसमें कमी आ जाती है। रिवार्डिंग गुड अटेंडेंस विद सैलरी इंक्रीज एंड अदर रिवार्ड, वही बात है जो कि मैंने आपको कही थी कि जो अच्छे डेली बेस पर आने वाले लोग हैं उनको जो है हम क्या करें, रिवार्ड से नवाजें, उनकी सैलरी में हम इजाफा करें, तो इससे भी छुट्टी करने की जो शरह है उसमें कमी आएगी। इन्फोर्सिंग एब्सेंटिज्म कंट्रोल पॉलिसी, ठीक है, जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा एब्सेंटी करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी या उनकी सैलरी में कटौती की जाएगी, तो इससे भी एब्सेंटिज्म का जो रेट है उसमें कमी आएगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कॉस्ट ऑफ नर्सिंग टर्नओवर की बात करें, ठीक है, जब हम नर्सिस की रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, मतलब जिस रेट के साथ नर्सिस जो है जॉब छोड़ते हैं या कोई दूसरे एम्प्लॉयज़ जो है वो जॉब छोड़ते हैं, तो ज़ाहिर बात है उनकी जॉब छोड़ने के बाद हमें फिर दूसरे एम्प्लॉयज़ को हायर करना होता है, और उस हायर करने के लिए फिर हमने क्या करना होता है, सबसे पहले जो है पब्लिकेशन करनी होती है, मतलब एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के बाद फिर हमने इंटरव्यूज़ लेने होते हैं, इंटरव्यूज़ के बाद जो है फिर हमने क्या करनी होती है, फिर उनकी सिलेक्शन करनी होती है। तो ये इन सारे प्रोसेसेस पर जो है हमारे क्या आते हैं, खर्चे आते हैं, ठीक है। सो कॉस्ट of nursing turnover means variety of turnover needs to be differentiated. Did the employee leave of her or his own accord, or was the person asked to leave? क्या जो बंदा जॉब छोड़ने वाला है, ठीक है, या छोड़ रहा है, आया इन्होंने जो है इस जॉब को अपनी मर्ज़ी से छोड़ा है या किसी ने इनको छोड़ने को कहा है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। इसी तरह से was the departed individual performance exceptional और एवरेज, क्या जो जॉब छोड़ने वाला बंदा था, क्या उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो एक्सेप्शनल थी या एवरेज थी, मतलब आया उनका जो परफॉर्मेंस थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी या सेटिस्फेक्शन वाली नहीं थी, ठीक है, इस वजह से उनको जो है लीव करने के लिए कहा गया, उन्होंने खुद छोड़ा। इसके अलावा डिड द एम्प्लॉय लीव for career development or because of dissatisfaction with the organization, जो एम्प्लॉय जॉब को छोड़ने वाला है या जिन्होंने जॉब को छोड़ दिया है, आया इसके पीछे उनकी कैरियर डेवलपमेंट है, क्या वो मज़ीद पढ़ना चाहते हैं इस वजह से उन्होंने छोड़ा है, या उनको जो है ऑर्गेनाइजेशन से जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, ऑर्गेनाइजेशन के जो पॉलिसीज़ है या जो रूल्स रेगुलेशन है उन इससे जो है वो सेटिस्फाई नहीं थे, तो इस वजह से छोड़ा। इसके अलावा वेल द डिपार्टेड नर्स बी इजी और डिफ़िकल्ट टू रिप्लेस, और जो नर्स जिन्होंने जो है जॉब को छोड़ा है, आया उनकी जगह दूसरे नर्स को लाना आसान है या मुश्किल है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ नर्सिंग टर्नओवर में देखते हैं। फिर हमारे साथ काजेज़ ऑफ नर्सिंग टर्नओवर, नर्सिस के जॉब छोड़ने के पीछे जो हाथ होते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको समझना और जानना। बिफोर टर्नओवर कैन बी मैनेज इट काजेज़ मस्ट बी अंडरस्टूड, इससे पहले के जो नर्सेज या जो स्टाफ या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्होंने जो जॉब छोड़े होते हैं, तो उनकी जगह दूसरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर करने से पहले उन
एम्प्लॉयज़ के जॉब छोड़ने के पीछे जो वजूहात होती है उसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Traditionally, organizations have attempted to determine the reason for voluntary turnover through two resources। ठीक है, रिवायती तौर पर अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये दो ज़राए के ज़रिए जो है जो वॉलंटरी टर्न ओवर होता है, मतलब लोगों ने बताते खुद जो जॉब को छोड़ी होती है तो उसके पीछे जो वजूहात है उसको मालूम करते हैं। द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ सुपरवाइज़र इज़ आस्क वाई द एम्प्लॉयज़ इज़ लीविंग। सबसे जो पहला सोर्स है जिसके ज़रिए वो जानने की कोशिश करते हैं, तो इसमें जो एग्जिस्टिंग सुपरवाइज़र होता है एम्प्लॉयज़ का, तो वो क्या करता है, उस एम्प्लॉय से पूछता है कि आप क्यों जॉब छोड़ने वाले हैं, ठीक है, या आपने क्यों जॉब को छोड़ा। इसी तरह से एन एग्जिट इंटरव्यू with the departing employee is conducted by someone in the human resource department। और इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले किसी मेंबर के ज़रिए जो है उस जॉब छोड़ने वाले एम्प्लॉय से क्या की जाती है, इंटरव्यू ली जाती है, ताकि उनकी जॉब के छोड़ने के पीछे जो वजूहात होते हैं उसको हम क्या करें, जान सकें। और इसको जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जिस चीज़ की वजह से हमारे एम्प्लॉय ने जो है जॉब को छोड़ा है, तो अगर ये कमी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है तो ऑर्गेनाइजेशन फिर उन खामियों पर क्या करते हैं, उन खामियों पर वो फिर काम करते हैं और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको जो है बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो हमारे साथ है वो है अंडरस्टैंडिंग वॉलंटरी टर्नओवर। टर्नओवर इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ अ नर्स परसेप्शन ऑफ बोथ द ईज एंड डिज़ायरेबिलिटी ऑफ लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी हमारे साथ कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेस पर एम्प्लॉयज़ जो है या तो वो जॉब को छोड़ते हैं या उनको जॉब छोड़ने के लिए कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उनकी जो एजुकेशन लेवल है वो इतनी नहीं है कि वो उस जॉब को जो है मेंटेन रख सके और उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन रख सके, तो इस कमी की वजह से जो है उस एम्प्लॉय को फिर जॉब को छोड़ने के लिए कहा जाता है। इसी तरह से एक बंदा है, ठीक है, उसको जो है अपने स्किल में महारत हासिल नहीं है, उसको जो है स्पेशलाइजेशन उसमें हासिल नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से उनको जो है जॉब छोड़ने के लिए कहा जाता है, या उनकी जो एज है वो अब इतनी नहीं है कि वो दूसरों को क्या करे, वो दूसरों को अपनी सर्विसेज दे सके, तो इस वजह से जो है उनको रिप्लेस किया जाता है। इसके अलावा जोग्राफिकल मोबिलिटी, मतलब वो ऐसे एरिया में मौजूद है जहाँ से आना जाना उनके लिए मुश्किल होता है या वो ख़ुद जो है नहीं आ सकते, ठीक है, टाइम पर, तो इस वजह से उनको जो है जॉब छोड़ने के लिए कहा जाता है या वो बताते ख़ुद जो है जॉब को छोड़ने का फ़ैसला करते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट्स एट अदर हॉस्पिटल, या ऐसे एम्प्लॉय है जिनके दूसरे हॉस्पिटल के साथ कांटेक्ट है, तो ऐसे में फिर हम उनको क्या करते हैं, लीव करने के लिए कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन मसला हो या एक्सटर्नल फोर्सेस में, जैसे कि जॉब ओपनिंग एट अदर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब जो है वहाँ पर जॉब के सीट आए हुए हैं, तो वहाँ पर इन्होंने अप्लाई की है और वो उनको कहते हैं कि आपने जो है पिछला जॉब जो है वो छोड़ना होगा, तो इस वजह से वो छोड़ते हैं। और इसके अलावा इकानमी का कोई मसला हो, ठीक है, या दूसरी जगह उनको सैलरी अच्छी मिल रही है, तो इस वजह से वो पुराने जॉब को छोड़ रहे हैं, तो ये वजूहात होते हैं जिसकी वजह से क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रिप्लेस होते हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हायरिंग ऑफ न्यू स्टाफ, नए स्टाफ को हम क्या करते हैं, हायर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे साथ कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ उसूल होते हैं जिसको हमने फॉलो करना होता है और उसी बेस पर हम क्या करते हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। सो प्रिंसिपल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्वॉल्व इन अ पार्टिकुलर जॉब, ठीक है, कि जो हायर करने वाले लोग हैं, ठीक है, जिनको हमने हायर करना होता है, तो उनमें जो है ख़ास जॉब से रिलेटेड उनमें ज़िम्मेदारी के जो क्वालिटीज़ है वो होनी चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी को जो है दिल से करेंगे और ज़िम्मेदारी के साथ करेंगे। इसी तरह से टास्क रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दोज ड्यूटीज़, इसी तरह से उनमें जो है वो सलाहियतें मौजूद हो जो कि एक पार्टिकुलर जॉब को करने के लिए क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। इसके साथ साथ उनके पास पर्सनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, मिसाल के तौर पर उनमें स्किल्स होने चाहिए, एबिलिटीज़ होने चाहिए, नॉलेज और ट्रेड्स उनमें जो है ऐसे होने चाहिए
चाहिए जिसके ज़रिए हम उनको जो है किसी पार्टिकुलर जॉब के लिए हायर कर सकें। इसके अलावा कंपेटेंसी बेस्ड बिहेवियर, उनका बिहेवियर जो है वो ऐसा हो जिससे जो है वो कॉन्फिडेंट जो है लगे, ठीक है, और इसके साथ साथ वो काबिल हो, ठीक है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है बखूबी निभा सकते हो, तो ये खसूसियात उनमें होनी चाहिए, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमारे साथ सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेयर टू लुक, हमें क्या करना होगा, द बेस्ट प्लेस टू लुक फॉर स्टाफ इज़ देयर ओन जियोग्राफिक एरिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारा जहाँ पर इंस्टीट्यूट होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उस एरिया के इर्द गिर्द जो जियोग्राफी इलाका होता है, मतलब वहाँ से जो है हम क्या करते हैं, स्टाफ की डिमांड करते हैं, ताकि अगर वहाँ पर हमें मिले तो फिर किसी किस्म का ट्रांसपोर्टेशन मसला नहीं होगा और फिर टाइम पर जो है एम्प्लॉयज़ की जो आना जाना होगा वो भी फिर टाइम पर होगा, तो बहुत सारे मसले इससे हल हो जाते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग नर्सिंग शॉर्टेज सर्वे आर कंडक्टेड, इसी तरह से अगर नर्सिंग की जो है शॉर्टेज हो, कमी हो, नर्सिंग स्टाफ की कमी हो, तो ऐसे कंडीशन में हम जो है सर्वे करते हैं, ठीक है। इसी तरह से मोस्ट नर्सेज लुक फॉर जॉब इन देयर लोकल एरियाज़, और ज़्यादातर जितने भी नर्सेज होते हैं तो वह अपने आबाई इलाके में जो है अपने लिए जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू रिक्रूट where past effort have been the most successful, ठीक है। इसी तरह से हाउ टू लुक, हमने किस तरह से देखना है, पोस्टिंग आउट ऑनलाइन ऑन जनरल जॉब सर्च साइट, जितने भी जनरल जॉब सर्च साइट है वहाँ पर जो है हमने जो है इश्तिहार लगाना है कि हमें जो है एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो इस तरह से जो पार्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड एम्प्लॉय है वो फिर आपकी इस साइट के ज़रिए जो है आपसे क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। व्हेन टू लुक, हमने ये कब करना है, द टाइम लेक इन रिक्रूटिंग इज़ अ कंसर्न टू नर्सिंग बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज, ठीक है। ये डिपेंड करती है कि आपको जब नर्सिस की कमी महसूस हो तो तब जो है आप जो है ये काम कर सकते हैं और आप जो है एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए। पोजीशन इन सर्टन लोकेशन और स्पेशलिटी एरियाज़ में भी स्पेशली डिफ़िकल्ट टू फिल, ठीक है। इसी तरह से ख़ास किस्म की जो डिपार्टमेंट है या ख़ास किस्म के जो स्पेशलिटी होते हैं या स्किल्स होते हैं उसमें एम्प्लॉयज़ को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके साथ साथ केयरफुल प्लानिंग इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट रिक्रूटमेंट बिगिंस well in advance of anticipated need। हाउ टू प्रोमोट, हमने किस तरह से अपने इस प्रोसेस को प्रोमोट करना है, तो द नर्सिंग डिवीजन एंड ह्यूमन रिसोर्स शुड डेवलप अ कम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग प्लान। तो इसके लिए जो है नर्सिंग डिवीजन या जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो एक मार्केटिंग प्लान करेंगे, ठीक है, जिसके ज़रिए वो अपनी जो स्टाफ रिक्वायरमेंट है उसकी क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। इसी तरह से 4 P's ऑफ मार्केटिंग, 4 फेजेस है मार्केटिंग के हमारे साथ। सबसे पहले हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, प्लेस को मेंशन करेंगे, प्राइस, और इसी तरह से प्रमोशन, ठीक है। Selection process, once an applicant may contact with the organization, a human resource review the application and may conduct a preliminary interview। इसी तरह से जब एक एप्लीकेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जॉब के लिए, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो क्या करती है, वो फिर उस एम्प्लॉय की जो एप्लीकेशन है उसको रिव्यू करते हैं और इसके साथ साथ रिव्यू करने के बाद एक इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। रिव्यू एप्लीकेशन को कौन रिव्यू करता है, नर्स मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करता है। इसके अलावा जो स्क्रीनिंग इंटरव्यू है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। कॉन्टैक्ट इन रेफरेंसेस जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करता है। इसके अलावा कंडक्ट सेकेंड इंटरव्यू जो है नर्स मैनेजर लेता है। इसके अलावा कंपेयर एप्लीकेंट्स, जो दूसरे नर्स एप्लीकेशन जिन्होंने दिए होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये भी नर्स मैनेजर या नर्सिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। इसके अलावा मेक हायर नो हायर डिसीजन, हायर करना है या नहीं करना, ये भी नर्स मैनेजर या नर्स डिपार्टमेंट की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये फैसला करना। इसके अलावा बैकग्राउंड को चेक करना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स का काम होता है कि जिस बंदे को हम हायर करने वाले हैं इनका बैकग्राउंड रिकॉर्ड क्या है। इसके साथ साथ में एक फ़ोन ऑफ़र
कंडीशनल ऑन क्लीन ड्रग टेस्ट विद इन 24 आवर्स, ठीक है। इसके साथ साथ विद क्लीन ड्रग टेस्ट ऑफर इज़ ऑफिशियल, ठीक है। जब ड्रग टेस्ट क्लीन हो तो फिर हम ऑफ़र जो है वो ऑफिशियल कर लेते हैं, अप्रूव कर लेते हैं। ड्रग टेस्ट से मुराद ये है कि उनका हम ब्लड टेस्ट लेते हैं जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि ये बंदा किसी किस्म के नशा आवर चीज़ों में तो क्या कहते हैं, नशा आवर चीज़ों में तो मुलव्विस नहीं है, ठीक है। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग ये असल में हमारे साथ एक ऐसा अमल है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए हमें जितने स्टाफ की ज़रूरत होती है तो उन स्टाफ को पूरा करने के लिए, उनकी नीड को फुलफ़िल करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू स्टाफ को हायर करते हैं। तो इस अमल को कहते हैं स्टाफिंग। द गोल ऑफ स्टाफिंग इज़ टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट नंबर्स एंड मिक्स ऑफ नर्सिंग स्टाफ टू मैच एक्चुअल और प्रोजेक्टेड पेशेंट केयर नीड्स टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नर्सिंग केयर, ठीक है। हम जो स्टाफिंग करते हैं तो इसका बुनियादी मकसद एक ख़ास अमाउंट में और काफ़ी मकदार में जो है अपने पास स्टाफ को रखना होता है ताकि हम अपने पेशेंट के जो एक्चुअल और जो प्रोजेक्टेड नीड्स है उसको हम क्या करें, पूरा कर सके और इसी तरह से अपनी जो नर्सिंग केयर है उसको जो है इफ़ेक्टिव बनाए और जो है एफिशिएंट बनाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टाफिंग करते हैं। स्टाफिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जॉब एनालिसिस करते हैं। जॉब एनालिसिस जो है ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपने एप्लीकेंट्स की जो स्किल्स है, ड्यूटीज़ है, उनके पास जो नॉलेज होती है, ठीक है, किसी ख़ास जॉब को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम क्या करते हैं, उसकी हम एनालिसिस करते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं, जॉब एनालिसिस कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ दूसरा टर्म आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ मैचिंग द internal and external supply of people with job opening anticipated in the organization over a specific period of time। एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, जो इंटरनल और एक्सटर्नल सप्लाई होती है लोगों की, ठीक है, जॉब के हवाले से, तो उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। इसके साथ साथ फिर हम रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट ये हमारे साथ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग इंडिविजुअल ऑन टाइमली बेसिस insufficiently number and with appropriate qualification to apply for job with an organization। रिक्रूटमेंट ये एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए हम जो जॉब सीकर होते हैं, जिनको जॉब की ज़रूरत होती है या जो जॉब ढूंढने वाले होते हैं, तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ख़ास किस्म के जो ऑफ़र्स है वो अपने जो न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ जो है वो इसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और फिर उसके लिए अप्लाई करते हैं। फिर इसी तरह से जो चौथा फेज़ है हमारे साथ स्टाफिंग में वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट्स द इंडिविजुअल बेस्ट सूटेड फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में से एक ऐसे मेंबर या ऐसे एम्प्लॉय को हायर करते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर भरपूर जो है वो उतरते हो और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स को पूरा करते हो। तो उनको जब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं एक पोस्ट के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन कहते हैं। स्टाफिंग बोथ द जॉइंट कमीशन हॉस्पिटल, इसी तरह से एक्रीडिटिंग बॉडी एंड द अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन आइडेंटिफाई स्टाफिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर स्टाफिंग सिस्टम। स्टाफिंग सिस्टम के लिए हमारे साथ जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बी क्रिएटेड विद इनपुट फॉर डायरेक्ट केयर रजिस्टर्ड नर्स, बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड पेशेंट एक्यूटी लेवल विद कंसिडरेशन ऑफ। तो इसको आप खुद देख सकते हैं, ये आसान है। शेड्यूलिंग क्रिएटिंग एंड फ्लेक्सिबल स्टाफिंग। शेड्यूलिंग किसे कहते हैं, शेड्यूलिंग से मुराद क्रिएटिंग एंड फ्लेक्सिबल स्टाफिंग, मतलब आप ऐसी स्टाफ को हायर करें जो कि क्रिएटिव माइंड हो, ठीक है, और फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को क्या कर सकता हो, एडजस्ट कर सकता हो। तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ सेल्फ स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग है, ठीक है। इसी तरह से शेयर शेड्यूल, इसी तरह से ओपन शिफ्ट मैनेजमेंट है और ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग है। सेल्फ स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग किसे कहते हैं? सेल्फ स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग, सम हॉस्पिटल हैव सेल्फ स्टाफिंग
self starving staff are allowed to use authority to arrange their backup position when workload increase or make leave। ठीक है, सेल्फ स्टाफिंग या शेड्यूलिंग जो है ये हमारे साथ कुछ हॉस्पिटल में ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है अपने लिए डिपार्टमेंट जो है वो चूज़ करते हैं, या उनको जो है कब छुट्टी लेनी है या उस छुट्टी के बदले जो है उन्होंने जो है कब जो है एक्स्ट्रा जो शिफ्ट है वो करनी है, तो उसको क्या करते हैं वो ख़ुद डिसाइड करते हैं। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, सेल्फ स्टाफिंग कहते हैं। सेल्फ शेड्यूलिंग अलो द स्टाफ टू क्रिएट एंड मैनेज द शेड्यूल। सेल्फ शेड्यूलिंग में क्या होता है, सेल्फ शेड्यूलिंग में जो स्टाफ नर्स होते हैं वो ख़ुद जो है अपने लिए क्या करते हैं, अपने लिए शेड्यूल को अरेंज करते हैं कि मैंने संडे के दिन छुट्टी करनी है, तो इसलिए संडे की जगह भी मैं आज सेकेंड इवनिंग जो है वो कर लेता हूँ। ठीक है, एक मैंने अपनी शिफ्ट की, दूसरी जो है मैं संडे वाली शिफ्ट की जगह जो है मैं आज करना चाहता हूँ ताकि संडे के दिन मैं फ्री रहूँ। ठीक है, तो इस तरह की जो शेड्यूलिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेल्फ शेड्यूलिंग कहते हैं। सेल्फ शेड्यूलिंग कैन बी पॉजिटिव फॉर द स्टाफ बट इट विल मेक श्योर द टू बैलेंस द यूनिट नीड्स एंड पेशेंट्स। ठीक है, इसी तरह से सेल्फ शेड्यूलिंग जो है ये बहुत ज़्यादा मौसर रहता है, लेकिन इसमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दूसरे नर्सेस की जो नीड है उसको भी हम देखें। ऐसे ना हो कि संडे के दिन जो है आप ऐसे अपने मज़े के लिए छुट्टी लेना चाहती है और उसकी जगह एक्स्ट्रा काम करने चाहती है, और इसके अलावा जो दूसरी नर्स है उनको संडे के दिन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है और वो भी संडे के दिन छुट्टी करना चाहती है। ठीक है, या चाहता है, तो इसलिए फिर हम अपने जो स्टाफ मेंबर है उनके नीड के मुताबिक हम क्या करते हैं, देखते हैं। अगर किसी दूसरे स्टाफ मेंबर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो छुट्टी की तो फिर हम उनको जो है छुट्टी करने का जो है मौका देते हैं और उनको जो है फिर हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, इट अलो टू मेक शेड्यूल एंड शेयर विद अदर स्टाफ विद ट्रांसपेरेंसी एंड टू शो ऑर्गेनाइजेशन फेयरनेस एंड इक्वलिटी। ठीक है, अब सेल्फ स्टाफिंग या सेल्फ शेड्यूलिंग में क्या होता है, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है या ज़्यादातर जो हॉस्पिटल है उसमें ऐसे भी होता है, ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक नर्स की जगह दूसरा नर्स जो है उनकी जो ड्यूटी है वो क्या करते हैं, वो सर अंजाम देते हैं, और फिर इसी तरह से वही नर्स जिन्होंने छुट्टी की होती है वही नर्स फिर उस दूसरे बंदे की जगह पर जो है वो क्या करता है, ड्यूटी करता है, और वो फिर अपने नीड्स को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस जो है ये असल में ऑर्गेनाइजेशन में होती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की जो फ्लेक्सिबिलिटी और इक्वलिटी है उसका क्या होता है, उसका पता चलता है। शेयर्ड शेड्यूलिंग। शेयर्ड शेड्यूलिंग अ न्यू टूल करंटली इन यूज़ इन एज अ शेयर्ड शेड्यूल। इसी तरह से एक दूसरा टूल है, मेथड है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसको शेयर शेड्यूल कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें टू पीपल शेयर वन फुल टाइम शेड्यूल बाय स्प्लिटिंग द डे ऑफ 12 आवर्स इनटू हाफ डे ऑफ 6.5 आवर्स ईच, अल्टरिंग मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट। ठीक है, जो शेयर शेड्यूल है ये असल में ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर दो नर्सिंग स्टाफ है, ठीक है, उनको जो है 12 घंटे जो है उनको ड्यूटी करनी है। ठीक है, तो वो दो नर्सिंग स्टाफ क्या करती है, वो अपने इस 12 आवर्स को डिवाइड करती है। ठीक है, एक कहता है कि 6 घंटे मैंने काम करना है और दूसरा कहता है कि इवनिंग के टाइम 6 घंटे मैंने करना है। तो इसी तरह से एक जो है वो चला जाता है और एक जो है वो डिपार्टमेंट को जो है संभाल रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने एक दूसरे के साथ उस शेड्यूल को शेयर कर लेते हैं और अपने लिए काम को क्या कर लेते हैं, आसान बना लेते हैं। ठीक है, दिस अलो नर्स हु माइट नॉट बी एबल टू वर्क द फुल 12 आवर्स टू शेयर द शिफ्ट। ठीक है, और इस तरह से इससे ये आसानी नर्सिस को होती है कि उनको फिर दोनों को जो है 12 घंटे एक टाइम पर नहीं रहना होता, बल्कि एक जो है वो चला जाता है। ठीक है, एक जो है वो 6 घंटे के लिए काम ड्यूटी पर होता है और दूसरा जो है 6 घंटे जब पूरा करता है तो वो दूसरा आता है, फिर दूसरे 6 आवर्स को वो क्या करता है, पूरा करता है, और इसी तरह से जो 12 आवर शेड्यूल होता है वो पूरा हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे साथ तीसरा है ओपन शिफ्ट मैनेजमेंट।
Open shift management is an innovative technique to allow an organization staff to self-schedule additional shift। ठीक है, ओपन शिफ्ट मैनेजमेंट ये हमारे साथ एक इनोवेटिव टेक्निक है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जो स्टाफ मेंबर होते हैं वो अपने लिए एडिशनल शिफ्ट जो है वो क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और इसकी बदले में जो है वो फिर क्या करते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं, वो फिर ऑफ लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको ओपन शिफ्ट मैनेजमेंट कहते हैं। विद शेड्यूल पोस्टेड ऑनलाइन, स्टाफ मेंबर्स कैन सेलेक्ट असाइनमेंट एंड शिफ्ट डेट फिट देयर एक्सपर्टीज एंड अकोमोडेटेड देयर पर्सनल शेड्यूल्स। ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको कही। इसी तरह से ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग, ये हमारे साथ टेक्नोलॉजी है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है शेड्यूलिंग करने के लिए, या जो ड्यूटीज़ है उसको जो है नर्स स्टाफ के हवाले करने के लिए। मैचिंग पेशेंट डिमांड टू नर्स स्टाफ इज़ बेटर डन बाय ऑटोमेटिक सिस्टम देन बाय इंडिविजुअल। इसी तरह से आजकल का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग है। ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग क्या होता है, ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग में जो पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने लिए जो है नर्सिस की सिलेक्शन करते हैं कि मैंने जो है किस नर्स से जो है केयर लेनी है, या कौन से नर्स ने जो है मुझे केयर देनी होगी। तो इसको कौन सेलेक्ट करता है, इसको पेशेंट सेलेक्ट करता है, क्योंकि पेशेंट्स के जो नीड्स होते हैं तो उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए, और फिर उसी ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए उस नीड्स से रिलेटेड जो नर्स एक्सपर्ट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको इन्फॉर्म किया जाता है, फिर वो जो है आते हैं और अपने क्लाइंट्स के जो नीड है उसको क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। To aid in scheduling decision, data should include patient information, nurse characteristics and hospital। और इसी तरह से जब भी हम इस तरह का प्रोसेस करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लाइंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको गैदर करते हैं, अपने नर्स के जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको देखते हैं, और हॉस्पिटल के जो पॉलिसीज़ वगैरह होती है, तो इन सारी तीन चीज़ों को जो है कंबाइन करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, जो नर्सिस होते हैं, जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उनको ड्यूटी जो है वो हवाले करते हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम इम्प्रूव पेशेंट केयर आउटकम बिकॉज नर्स स्पेंड मोर टाइम विद द पेशेंट हु नीड द मोस्ट नर्सिंग केयर। ठीक है, तो इसमें जो पेशेंट केयर आउटकम है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि जो नर्स होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम जो है अपने पेशेंट के साथ स्पेंड करते हैं और उनको नर्सिंग केयर देते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के क्या फंक्शन होते हैं, इनका फंक्शन ये होता है कि ये अपने अंडर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, या जो इंटर्नशिप पर होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, इसी तरह से कैरियर प्लानिंग करते हैं, इसी तरह से कैरियर डेवलपमेंट करते हैं, इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए जो है काम सर अंजाम देते हैं, इसी तरह से जो परफॉर्मेंस है उसको मैनेज करते हैं, उसमें जो है इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो डिफरेंट पॉलिसीज़ है वो बनाते हैं, और जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो करते हैं। मतलब एक स्टाफ मेंबर है वो बहुत अच्छे तरीके से अपने ड्यूटीज़ को सर अंजाम दे रहे हैं, तो इसकी वजह से उनको क्या किया जाता है, उनको रिवार्ड दिया जाता है, उनको जो है अप्रिशिएट किया जाता है। तो ये सारे काम जो है ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के होते हैं। फिर इसी तरह से हमारे साथ जो अगला टर्म है वो है रिटेनिंग स्टाफ। ठीक है, रिटेनिंग स्टाफ से मुराद ये है कि स्टाफ का जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टे कर जाना। ठीक है, मतलब वहाँ पर जो है परमानेंट हो जाना या बहुत अरसे के लिए काम करना, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टैंडर्ड होती है, जो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट होती है, उसको इफ़ेक्ट करने के लिए। ठीक है, so job satisfaction is a key component to retaining staff. Job satisfaction is affected by various aspects of the work environment including, कहते हैं कि अगर एम्प्लॉयज़ जो है वो जॉब से सेटिस्फाई हो, ठीक है, तो ये एक बुनियादी कंपोनेंट बनता है उस एम्प्लॉय के उस ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करने का। ठीक है, ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पर सर्विसेज देने का। इसी तरह से जॉब सेटिस्फेक्शन जो है ये जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है इसको क्या करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, और इसमें हमारे साथ मंदरजा झील चीज़ें आती है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ रिलेशनशिप विद द नर्स मैनेजर, अदर स्टाफ नर्सेज एंड यूनिट एम्प्लॉयज़, पेशेंट एंड फिजिशियन। अगर
एम्प्लॉयज़ का जो रिलेशनशिप है वो नर्स मैनेजर के साथ क्या हो, खुशगवार हो, दूसरे स्टाफ नर्सेस के साथ खुशगवार हो। इसी तरह से जो दूसरे यूनिट्स के एम्प्लॉयज़ हैं, पेशेंट्स और जो फिजिशियन हैं उनके साथ खुशगवार हो। तो फिर जो है वो उस इन्वायरमेंट में क्या होता है, एडजस्ट होते हैं। वो उस इन्वायरमेंट में जो है उसमें उन्होंने जो है अपने आप को एडॉप्ट कर लिया होता है। तो इसलिए उनका जो स्टे है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है ज़्यादा अरसे पर मुहित होती है। इसी तरह से शिफ्ट वर्क से मुराद ये है कि डे वर्सेस इवनिंग, रोटेटिंग वर्सेस फिक्स। ठीक है, जो दिन रात की शिफ्ट है, जो इवनिंग की शिफ्ट है, इस तरह की जो शिफ्ट है उसको जो है बराबरी के साथ इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, इसी तरह से फिट बिटवीन नर्स वैल्यूज़ एंड इंस्टीट्यूशनल कल्चर, अपने जो नर्स के वैल्यूज़ है और जो इंस्टीट्यूशन के जो कल्चर है, जो तौर तरीके है, उसमें वो एक दूसरे को क्या करते हो, एक दूसरे को वो क्या करते हो, इंटर रिलेट करते हो और एक दूसरे को जो है वो क्या करते हो, उससे जो है उसमें वो फिट आते हो। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके साथ साथ एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रैक्टिस सेटिंग। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन उन्होंने की होती है तो उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर उनको एनवायरनमेंट मिलते हैं तो वो फिर क्या होता है, सेटिस्फाई रहते हैं। इसी तरह से जो बेनिफिट लेवल है उस ऑर्गेनाइजेशन को, उनको अगर ज़्यादा बेनिफिट मिलती है तो इसकी वजह से भी वो फिर क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं और उनका जो स्टे है उस ऑर्गेनाइजेशन में फिर ज़्यादा होता है। इसी तरह से इक्वल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। अगर डिस्ट्रीब्यूशन और रिवार्ड की जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली हो रही हो, ठीक है, मतलब फेवरेटिज्म नहीं हो रही हो और सबके साथ जो है उनकी जो कारकर्दगी है, उनके जो टास्क है उसके बेस पर उनको ट्रीट किया जाए, तो इससे भी क्या होता है, इससे भी फिर स्टाफ जो है वो मुतमईन रहते हैं और उनको जो है किसी किस्म का मसला जो है फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता। ठीक है, रिटेंशन स्ट्रेटजीज़। अब वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम अपने स्टाफ को जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा अरसे के लिए रिटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ इंगेजमेंट। एम्प्लॉयज़ को किस तरह से हमने इंगेज रखना है। सो एम्प्लॉय इंगेजमेंट इज़ टाइड टू एम्प्लॉय रिटेंशन एज वेल एज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। encourage staff input and be in communication आर द वे टू इनकरेज एम्प्लॉय इंगेजमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट जो है ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा अरसे के लिए जो है वो रख सकते हैं। और एम्प्लॉय की जो इंगेजमेंट है इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम अपने एम्प्लॉय को इंकरेज करें कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट जो है परफॉर्मेंस अपने क्लाइंट्स की केयर में जो है वो शो करे। तो इससे क्या होगा, इससे जो क्लाइंट केयर है, ठीक है, वो भी इफ़ेक्टिव रहेगी। इसी तरह से उनकी जो क्या कहते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अप्रेजल के काबिल होगी, मतलब तारीफ़ की काबिल होंगी। ठीक है, तो इस तरह से एम्प्लॉयज़ जो है वो इंगेज रहेंगे। हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोमोट स्टाफ रिटेंशन एंड सेटिस्फेक्शन। अगर एक माहौल जो है वो हेल्दी हो, वहाँ पर किसी किस्म की फेवरेटिज्म नहीं हो रही हो, वहाँ पर किसी किस्म की इनइक्वलिटी नहीं हो रही हो, तो इससे स्टाफ जो है वो सेटिस्फाई रहते हैं और इसी वजह से फिर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा अरसे के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। इसी तरह से स्किल्स कम्युनिकेशन हो गई। ठीक है, स्किल कम्युनिकेशन जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है किसी भी किस्म के सिस्टम में। इसी तरह से ट्रू कोलैबोरेशन हो, ठीक है, मतलब नर्सेज जो है और दूसरे हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे को। इसी तरह से इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व इज़ पार्टनर्स इन मेकिंग पॉलिसीज़ को बनाने के लिए जो है किसी भी किस्म की जो डिसीजन ली जाती है तो उस डिसीजन में दूसरे नर्स जो स्टाफ होते हैं उनसे जो है मशवरा लिया जाए। ठीक है, इसके साथ साथ अप्रोप्रिएट स्टाफिंग, ठीक है, पेशेंट के नीड्स और नर्स की जो काबिलियत होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ की जो फराहमी है इसको जो है यकीनी बनाना, ये भी बहुत ज़्यादा एक
इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है जिसके ज़रिए हम अपने क्लाइंट्स जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन कर सकते हैं। मीनिंगफुल रिकॉग्निशन हो गई, ठीक है, जो काम वो कर रहे हैं उसके लिए उनको अप्रेज करना, और इसी तरह से ऑथेंटिक लीडरशिप, ये सारे वो स्ट्रेटजीज़ है जिसके ज़रिए हम अपने जो एम्प्लॉयज़ है उसको ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा अरसे के लिए रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। स्टाफ डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ 2-3 स्लाइड्स है, इसकी जो असाइनमेंट है वो मैं आप स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने ख़ुद देख लेना है और ख़ुद ही इसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप स्टूडेंट्स को इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।